बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस टाइम चाइना के दौरे पर मौजूद हैं। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और क्लेम ये किया जा रहा है कि बहुत बड़े मार लिए गए हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जिसमें सबसे अहम बात है वो चाइना की जानिब से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। और ये सब क्या ये दौरा भी वैसा ही होगा जैसे हमेशा के दौरे होते हैं कि हमने ये भी साइन कर लिया, ML1 भी हो गया, CPEC फेज़ 2 भी हो गया, इकोनॉमिकली भी आएंगे, सब कुछ होगा, वहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। देखिए, पाकिस्तान और चीन जो है ना, ये रिलेशनशिप 1962 से शुरू हुआ है और शायद उस वक्त चीन में जो था बिल्कुल पूरी दुनिया में तनहा था, अकेला। चीन के साथ रूस की थोड़ी बहुत मदद थी, लेकिन जो वो वर्ल्ड है जिसे हम वेस्ट वर्ल्ड कहते हैं, उसके साथ चीन के कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थे। इंडिया के साथ उसकी बड़ी फेमस जंग चली आ रही थी। चीन के साथ और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, इनका अगर मुताला करना हो तो फिर आपको चीनियों को बहुत ज़रूर समझने की ज़रूरत है। चीनियों ने कभी ज़िंदगी में जंग नहीं लड़ी और चीनियों ने कभी अपना मफाद कमज़ोर नहीं किया। चीनी अपने मफाद के बहुत पक्के और सच्चे हैं। ये अलग बात है कि चीनी किसी न किसी हद तक आपको मदद तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ उतना नहीं करते। चीनियों की जब 1962 की वॉर हुई इंडिया के साथ और सिगरी कॉरिडोर के अंदर और बाकी जगहों पे अंदर उन्होंने काफ़ी हद तक उनका जो इलाका था कब्ज़ा किया, और फिर उसके बाद जहाँ लद्दाख में भी हुई तो उन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा ये ऑफ़र किया। अब तो रिकॉर्ड पे आ गया कि उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ़र की थी कि तुम अपना कश्मीर का डिस्प्यूट अगर हल करना है तो तुम अभी हमला कर लो। लेकिन चूँकि पाकिस्तान जो था वो अमेरिका को देखता था, तो इसलिए पाकिस्तान ने उसके किसी तौर पर भी कोई ऐसा काम नहीं किया। ठीक है। उसके बाद 1965 की वार आ गई। हम चीन हमारा दोस्त है, फलां है, ये है, वो है, हिमालय से ऊंची और समुंदर की गहराइयों से गहरी दोस्ती है। लेकिन 65 में भी चीन जो है बिल्कुल खामोश रहा है। 1971 की वॉर जो है उसके अंदर अब तो पेपर्स बड़े खुल के सामने आ गए हैं। इंदिरा गांधी जो थी ये वहाँ गई, वहाँ पर अमेरिका गई है और अमेरिका में जाकर उनको कोई वार्म रिसेप्शन नहीं मिली, बल्कि जो किसिंजर की जो गुफ्तगू है वो अब तो रिकॉर्ड में है। तो उसने कहा कि this bitch will not tell to this public that we have not given her the warm reception, but she will certainly enter into a war with Pakistan। तो जब वो कहते हैं कि जब उन्होंने लिखते हैं कि हमने इसको कहा कि आप वॉर ना करो, आप उनको चलने दो ऐसा, लेकिन हमें पता चल गया कि जंग में है, तो हमने सबसे पहले हमने चीन को लिखा कि आप कुछ करें पाकिस्तान के लिए। चीन के एम्बेसडर को कहा कि अपने सदर को या वज़ीर आज़म को बताएं कि आप कुछ करें। आप अंदाज़ा करें उस वक्त पाकिस्तान का चीन के ऊपर इतना बड़ा एहसान था कि पाकिस्तान ने 1970 में, आप अंदाज़ा करें, मार्च अप्रैल में किसिंजर को बाकायदा लेके गए थे अपने एक जहाज़ में छुपा के और उसकी मुलाकात करवाई थी, जिसको कहते हैं साइनो कार्ड इस्तेमाल करना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद हुआ ये था कि फरवरी में निक्सन की मुलाकात थी और वो लिखते हैं कि हम किसी तौर पर चीन को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारी मुलाकात जो थी वो ड्यू थी, इसलिए हमने चीन पे प्रेशर नहीं डाला। लेकिन चीन ने मशरकी पाकिस्तान को बुलाने के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि हमने रशिया को ख़त लिखा। रशिया को हमने ख़त लिखा तो रशियन एम्बेसडर ने उसको गोल मोल कर, हमने कहा बुला लो, जंग ज़्यादा अच्छी बात नहीं, ये दोनों मुल्क आपस में बैठ लें तो सीज़ फायर करा दो या कुछ करा दो। कहते सरप्राइज हमने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। जनरल नियाज़ी ने हथियार डाल दिए तो इंदिरा गांधी की और पाकिस्तान को बारे में बस पाकिस्तान को ख़त्म करने की एक बाकायदा कॉल आई और उनका यहाँ जंग शुरू कर दो। तो निक्सन अपने मेमोयर्स में भी लिखता है और अब तो पेपर्स भी सामने आ गए। क्या हमने चाइना से बहुत मायूस हो गए थे, तो यहाँ चूँकि चाइना नहीं था तो हमने कहा क्या करें। हमने कहा कि पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान जो है वो चला गया वेस्ट पाकिस्तान, तो बांग्लादेश से लेके रूस तक अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा। अमेरिका की कोई मकाम मर्तबा नहीं रहेगा, ना अफ़गानिस्तान में होगा, ना उस वक्त ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान तो होते नहीं थे, रूस था, तो बाल्टिक रिवर तक हम गायब हो जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को हमने स्ट्रेटेजिकली बचाना है। तो हमने इंडियन एम्बेसडर को कहा कि फ़ौरन इंदिरा गांधी को बोलो कि सीज़ फायर कर दे। तो सुबह 7 बजे मीटिंग होती है उसकी, वो ओवल ऑफिस की, जिसके अंदर ये लोग बैठे हुए थे। तो कर दिया। अब वहाँ 7 बजे थे, जहाँ रात के 9 बजे हुए थे। ठीक है। तो अगले दिन सुबह जब दोबारा मीटिंग हुई तो फिर उसके बाद पता चला कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो कि हमारी जो पोस्ट हैं ईरान में, बैरूत में और तुर्की में, उनमें से असला जितना भी है वो लोड करो, जहाज़ पर बोलो, उसकी एक वीडियो बना के इंडियन एम्बेसडर को दो कि ये इंडियन इंदिरा गांधी को बता दो कि अगर तुमने जंगबंदी ना की तो सिर्फ ट्रेवल टाइम लेगा 2-3 घंटे 5 घंटे और ये असला पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा, फिर तुम जानो और जंग जाने। तो कहते हैं उसके 1 घंटे के अंदर सीज़ फायर हो गया।
तो एक तो चीन का 71 का रवैया यही था, 65 का रवैया यही था। लेकिन उसके बाद चीन जो है, जो माओ तुंग के बाद जब ये प्रेसिडेंट डेन ज़ियाओपिंग आया है, तो उसने इसको ओपन किया है। और डेन ज़ियाओपिंग ने ओपन किया है तो चीन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो थे। उद्दौला शाह साहब लिखते हैं कि मैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहा था तो चू एन लाई ने अपना वफद भेजा, तो इतने ये लोग, उनको नहीं पता था, इन्होंने उस पर लिखा था फॉलो शहाब, कि जो शहाब कहता वही कहना और कुछ नहीं, इतने यानी कमज़ोर थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू किया, फिर इकोनॉमिक पावर बनना शुरू हुए, फिर सब कुछ हो गया। हमारे साथ भी तल्लुकात बनाने शुरू हुए, हमारे साथ भी बेहतरी शुरू हुई, हम भी फिर हमारी जो असिस्टेंस थी, हमने अमेरिका से साथ साथ रूस पे भी ख़ास तौर पे एयरफोर्स की से जो है ना, हमने उनके ऊपर डाल दी। आज इस वक्त GF थंडर वो हैं कि जो इस वक्त आपकी F-16 की रिप्लेसमेंट बन चुके हुए हैं, और R&D भी आपको मिल रहा है, बाकी चीज़ें भी चीज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना जो है हमसे बहुत कुछ तवक्कुआत चाहता था, जो कि शायद हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक, आप चाइना हमारे रिसोर्सेज के साथ हमारे पूरे उस पर चाहता था, उस पर काम कर, रिकॉर्डिक में चाइना चाहता था, क्योंकि मैं चागी में रहा हूँ, सैंदक में वो थे, और सैंदक का जो एग्रीमेंट मुझे इसी तरह याद है कि सैंदक की टोटल माइन जो है उसकी एज जो है वो 13 साल की उम्र की थी, और उस पर टोटल कर्जा 15 साल का था। तो अब वो चाइनीज़ बना के उसमें सोना वोना निकाल के वो लेके जाते हैं। एक तो ये भी है कि बहुत सख्त किस्म के कारोबारी, बहुत हार्ड मास्टर, मुफ्त आपको आना नहीं देने वाले लोग पाकिस्तान की सियासत पे कभी इन्फ्लुएंस नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में अब उन्होंने किसी न किसी हद तक इन्फ्लुएंस करना शुरू है गुज़श्ता 20 साल से। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त वहीद काकड़ थे तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट दोबारा आ रही थी, इस वक्त आपको याद होगा, तो उस आ गई थी, उसने नतीजा ने फैसला दे दिया था, तो उस समझ रहे थे कि नहीं। तो उस ज़माने में आपको याद होगा कि एक विज़िट हुआ था, वहीद काकड़ साहब चीन गए थे, तो मुझे एक दो लोग वहाँ पर कोयटा में बैठा हुआ था, कुछ जर्नैल भी थे, कुछ सियासतदान, तो कहते वहाँ से असल में अप्रूवल आएगी कि इन दोनों का करना क्या है। तो पाकिस्तान असल में ना, आपकी अहम पोस्टें हों या वजारत उज़्मा हो या कुछ और हो, उसमें 3 जगह से अप्रूवल लेता है। एक चीन से लेता है, एक अमेरिका से लेता है, और एक सऊदी अरब से लेता है। और इन तीनों चीज़ों की मिक्सचर से हमारे यहाँ क़यादत आगे बढ़ती है। कोई अगर शख्स ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार है हासिल कि वो जिसको चाहे आर्मी चीफ़ लगा ले, तो झूठ बोलता है। ठीक है, इसी तरह आर्मी चीफ़ को इख्तियार है कि वो किसकी मदद करे और कैसे करे अपने तौर पे, ये भी गलत कहते हैं। कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस आता है। आप खुद सोचें कि मुशर्रफ से ज़्यादा कौन होगा जो नवाज शरीफ को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहता था। लेकिन रात को मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन वो नवाज शरीफ जो था अपने बक्से बांध रहा था, तो मुशर्रफ का चेहरा देखने वाला था। मुशर्रफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ऐसे उतरा हुआ था कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग हारा है, और उसने कहा कि हमारा तो उन्होंने तेल बंद कर दिया था, और ये हमें मजबूरन उसको भेजना पड़ा और ये करना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस की सूरत ऐसी है। पहले बाजवा साहब गए थे चीन, फिर उसके बाद बाजवा साहब अमेरिका गए थे, लंदन गए थे, अब सऊदी अरब। अब ये समथिंग, अगर आप ये समझते हैं कि ML1 आना है या ये आना है या बाकी चीज़ें आनी हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं यही चीज़ के ऊपर आने लगा था कि ML1 वाला तो हमें चूना बेचा जा रहा है, जाके सीपेक की बातें की जा रही है। इदारों की आपने बात की कि चाइना का इन्फ्लुएंस है, सऊदीया का इन्फ्लुएंस है, US का इन्फ्लुएंस है, हर चीज़ नॉट अदौरे इदारे, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी पे, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इसके अंदर जाके। इसके अंदर आपने बाजवा साहब का भी जिक्र किया। ज़रायों के मुताबिक खबरें जो आती हैं उसके अंदर आता है कि जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा नज़र आ रहा है, सऊदीया से हमें कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद जो चाइना जाने जा रहा है, इसके पसे पर्दा कोई और शायद कोई और बैक डोर्स कोई या कुछ स्टोरी भी है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने IMF ने आपको मुकम्मल तौर पर झंडी करा दी है, और उन्होंने कहा कि चीन से मांगो, बढ़िया बातें करते हो। अच्छा, चीन ने सैलाब की मद के अंदर पहले 30 करोड़ युआन का वादा किया था, वो 50 ऐड करके 80 करोड़ कर दिया। वो कुछ भी नहीं, वो आपको बात वही होगा ना कि आप डॉलर क्यों लेते हैं, आपका रिजर्वायर बढ़ जाता है, खर्च आपने रुपए में करना होता है, रुपए में नोट आपका रुपए में खर्च करते रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ये बड़ी छोटी सी लिमिटेड है। लेकिन आपको जो किस्त अदा करनी है वो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। आपको 30 अरब डॉलर के करीब चाहिए, आपको जितना आपने कर्जा ले लिया हुआ है, और वो कहते हैं कि आप अपने आप को तो ठीक करो। IMF ने मुकम्मल तौर पर कह दिया कि भाई हमारे हाथ उठ गए हुए हैं, आपकी ना मैनेजमेंट है, ना आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हम उस पर। आप मुझे ये बताएं ना, एक आदमी जो है जिसके घर में रोज़ आपस में भाई लड़ते हों, और आप एक भाई जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करता हो, एक भाई के पास बंदूक हो, दूसरा भाई जो है प्रोफेसर टाइप हो, तीसरा भाई जो है वो अपना थोड़ा सा साइंटिस्ट टाइप हो, तो बंदूक वाला जो है वो कब्ज़ा कर ले, दोनों को कहे कि तुम ऐसी की तैसी, फिर दोनों खड़े हो जाए बंदूक वाले के खिलाफ, ये चल रहा हो, तो कोई इस घर को कर्जा देगा?
कोई पैसे देगा, वो कहेंगे ये लड़ते रहते मुझे तो वापस, कोई कहेगा ये इसका घर बेच के भी मैं खरीद सकता हूँ। तो कर्जे की भी रुझान यही होता है, जहाँ से आपको वापस आना होता है उसकी वजह। IMF का मतलब पता क्या है, IMF को कर्जा नहीं देता, IMF आपके पास पैसा रखता है ताकि आपको जो कर्जा देने वाले हों उनको पता हो यार पैसे पड़े हुए, मेरे पैसे नहीं डूबेंगे, बैंकों के पैसे नहीं डूबेंगे, कुछ नहीं रखता है। और वो होता है वो आपकी सॉवरेन गारंटीज की बुनियाद से। हम तो बाद में वो भी खर्च कर देते हैं, वो भी खर्च कर देते हैं इसके तरह। लेकिन अभी IMF का आपने जिक्र किया, तो जब IMF की बहुत ज़्यादा भी जब इस तरह फंडिंग आई है इस दफ़ा, तो लग रहा था ये शहबाज शरीफ गए या बिलावल भुट्टो गए तो उन्होंने कहा था सैलाब की मद के अंदर कि डेवलप्ड वर्ल्ड की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, जितनी भी मिशन हुई हैं हमारा कसूर तो नहीं है। IMF की मदद नहीं आई, IMF को पैसा तो खर्च नहीं कर सकते ना, IMF के मदद में उसका पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, पैसा रखा जाता है। देखिए ना, असल मसला ये है कि IMF की बुनियाद पे आप पेरिस क्लब पे जाते हो, IMF पे इंटरनेशनल जितने भी डोनर्स जाते हैं उनके पास जाते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क वाहिद है जिसने दुनिया में जो कोई भी कर्जा दे सकता है सबसे लिया हुआ है, मतलब कोई छोड़ा नहीं हमने छोड़ा कोई नहीं। अब ये चाइना में जा रहे हैं ना, अब हमने यहाँ पर बैठ के ना एक खास किस्म की एक इजलास बुलाया, हसन इकबाल को जी हमने वर्ल्ड रिव्यू कर रहे हैं, फलां कर, ओ भाई चाइनीज़ कर रहे हैं, क्या बात, ये हमने उनसे कहा ये भी करें, वो भी चाइनीज़ कर रहे हैं, ठीक। और सबसे अहम बात है, इंशाल्लाह कल या परसों बात करेंगे, जो रिकॉर्ड का केस आपका सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और 15 दिसंबर तक अगर आपने उस पर काम ना किया तो आपको वही $10 बिलियन का, वो इमरान खान ने जो काम करके आया था, जो आपको उन्होंने रिलीफ दिलवाई थी, वो वापस चले जाएंगे। कौन देगा? फिर वही होगा कि चाइना कहेगा जी रिकॉर्ड मुझे दे दो, जैसे आपने सैंडक दे दिया। असल मतलब ये है कि कोई भी फ्री लंच आपको नहीं देता, कोई आपका जिसे कहते हैं आप उसके दामाद नहीं हैं कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा अगर पैसे नहीं देते। आप बिल्कुल दामाद नहीं हैं, वो चाइनीज़ हैं और चाइनीज़ ताजर हैं और बेहतरीन ताजर हैं, कोई शक नहीं है। और जो बेहतरीन ताजिर होते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मतलब ऑल वेदर फ्रेंडशिप वाली अच्छी बात है, भाई भाई वाली सारी अच्छी बात है, लेकिन अपने ज़ाती मुफाद को भी तो मद्देनजर रखें ना। अब देखिए एग्जांपल, अगर CPEC की बात की जाती है तो CPEC के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट आई है, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, उसमें चाइनीज़ के अपने लोग थे। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ी थी। ये 2-4 फैक्टर्स हैं जिनको देखना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।